नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 2 मेरे उपद्रव। अब इससे पहले कि मैं अपनी कार्य प्रणाली, अपने तौर तरीकों और अपनी शक्तियों का विस्तार से वर्णन करूं, आपको अपने उपद्रवों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यूं तो मेरे उपद्रवों से आप लोग न सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि काफ़ी हद तक परेशान भी हैं, और चूँकि उनसे किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में आपका पाला रोज़ पड़ता ही रहता है, अतः उनको महसूस करना आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं। अब सोचो यह कि क्या आप में से कोई स्वयं को मूर्ख साबित करना या अपना अहित करना चाहता है? नहीं ना? तो क्या इतना सोचने मात्र से आपकी मूर्खताओं पर लगाम कस जाती है? क्या आपकी चाह से आप अपने हित की रक्षा कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि आप यह सब बुद्धि से सोचते हैं, जबकि ये सारे उपद्रव मेरी गहराइयों से निकलते हैं। चलो अपनी इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक 22 वर्षीय नवयुवक बागीचे में आराम से बैठा हुआ था। बड़ी ही शांत मनोदशा में वह विराजमान था। तभी उसका एक मजाक करने का आदि मित्र टहलते टहलते वहां आ टपका। शायद उससे मित्र की शांत मनोदशा देखी नहीं गई। वह दूर से ही दौड़ता हुआ मित्र के पास आया और बड़ी गंभीरता पूर्वक शरारत करते हुए बोल पड़ा, अरे तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी किसी के साथ घूमने गई हुई है। बस यह सुनते ही उसने अपना पारा खो दिया और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उल्टा को। अभी बोलते तो बोल पड़ा, पर दूसरे ही क्षण उसे ध्यान आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, मूर्खता का प्रदर्शन हो चुका था। अब आप उसकी हालत पर हंस सकते हैं, उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं, पर ऐसा ही कुछ सबके साथ अक्सर घटता ही रहता है। हालांकि इनके कारणों पर मैं चर्चा आगे करूंगा। अभी तो मैं मेरे द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों के आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की ही चर्चा कर रहा हूं, और इस बाबत यह स्पष्ट समझ ले कि चूंकि आप मेरी कार्यप्रणाली से पूरी तरह अनजान हैं, इसलिए रोज रोज मेरे उपद्रवों के शिकार होते रहते हैं। चलो मेरी इसी बात को मैं एक और उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। दो दोस्त थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी। उनमें एक साधारण घर का युवक था और दूसरा पैसे वाले घर का लड़का था। हालांकि धन का यह फासला दोनों की मित्रता में कोई बाधा न था, लेकिन मेरे होते सोते वह भी कब तक। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था। बस उसने उससे एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया, और तय करते ही वह उसके पास स्कूटर मांगने चल पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि उसके मन में एक विचार पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ना कह दे। फिर तुरंत उसका विचार आया कि ऐसा थोड़े ही है, इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा है। भला दोस्ती के वह एक स्कूटर के लिए इनकार थोड़े ही करेगा। परंतु मैं हूँ स्वभाव से ही उपद्रवी। बस पकड़ा दिया दूसरा विचार।
वह फिर सोच में पड़ गया। वह जरूर मना करेगा, वह दिखता है इतना सीधा थोड़े ही है। वह जरूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी ला, मैं पेट्रोल भरवा लूँगा। बस इसी सोच के साथ वह फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 कदम ही चला था कि उसके मन में एक नया उपद्रव पकड़ लिया। वह स्कूटर नहीं देने के 1000 बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी है। वह तो यही कह देगा कि स्कूटर का टायर ही खराब है, या कहेगा आज मेरे घर पे भी कुछ मेहमान आए हैं, सो आज तो स्कूटर देना संभव नहीं। बस इतना सोचते सोचते उसे क्रोध आ गया और उसी दरमियान वह दोस्त के घर भी पहुंच गया। पहुंचते ही उसी क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई। दरवाज़ा दोस्त ने ही खोली। वह क्रोध में तो था ही, बस दोस्त के प्रकट होते ही चिल्ला पड़ा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा स्कूटर, बहुत देख लिए पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त हक्का बक्का रह गया। उसे बात ही समझ नहीं आई, कौन सा स्कूटर और कहाँ के अमीर। पर उधर उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकाल कर चलता बना। कहने का तात्पर्य है, मैं उठपटांग तरंगे पैदा करने की फैक्ट्री हूँ और मुझ पर कोई नियंत्रण न होने की वजह से अधिकांश मनुष्य मेरा उपद्रव सहने को मजबूर है। न चाहते हुए भी उनसे पागलपन हो ही जाता है। लाख ना चाहते हुए भी मेरे उपद्रवों के कारण सबके आपसी रिश्ते बिगड़ ही जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो सब कुछ ठीक होते हुए भी एक मेरे कारण ही मनुष्य नित्य नई नई मुसीबतों में फंसता रहता है। लो, इसी बात पर आपको एक और रसप्रद वाक्य सुनाता हूँ। करीब 200 वर्ष पुरानी यह बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें अकरम व सलमान नामक 2 युवक की दोस्ती काफ़ी मशहूर थी। दोनों की उम्र करीब 15-16 वर्ष थी। पिछले 10 वर्षों से दोनों को पढ़ना, खाना पीना, घूमना सब साथ साथ ही होता था। दोनों में एक बार भी कभी कोई अनबन नहीं हुई थी। लेकिन अचानक एक दिन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि तभी कुछ गांव वालों का उधर से गुजरना हो गया और उन्होंने दोनों को छुड़वा दिया। लेकिन बात तो गंभीर स्वरूप ले ही चुकी थी, सो सभी ने पकड़कर उन्हें पंचायत के सामने पेश कर दिया। उधर पूरा मामला सुन तथा उनकी हालत देख पूरी पंचायत हतप्रभ रह गई। वहीं दूसरी ओर इस खबर को पूरे गांव में फैलते भी देर न लगी कि बात ही आश्चर्य में डालने वाली थी। उधर पूरा मामला सुन तथा उसकी हालत देख पूरी पंचायत हतप्रभ हो रह गई। वहीं दूसरी ओर इस खबर को पूरे गांव में फैलते भी देर न लगी। बात ही आश्चर्य में डालने वाली थी। 2 अभिन्न मित्रों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। जिसने सुना वही पंचायत की ओर दौड़ पड़ा। उधर हतप्रभ पंचायत ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों ने एक दूसरे का यह हाल क्यों किया? पर दोनों चुप। कहें तो क्या कहें। पंचायत ने अपना यह सवाल 2-3 बार दोहराया, परंतु दोनों फिर भी चुप। आखिर जब सख्ती से पूछा गया तो दोनों एक दूसरे से बात बताने को कहने लगे। कमाल था, मारपीट करते शर्म नहीं आई थी, पर अब बताने में शर्म आ रही थी। इस पर पंचायत ने कड़क आवाज में सलमान से पूरी बात बताने को कहा। बेचारा बड़ा शर्माते हुए बोला, बात यह हुई कि हम दोनों एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए थे। ऐसे ही कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। तभी बात बात पर मैंने
अकरम से कहा कि मैं सोचता हूँ कि आखिर हम कितने दिनों तक माँ बाप के पैसे पे पलेंगे। क्यों न कुछ व्यवसाय कर अपनी स्कूल की फीस व जेब खर्च स्वयं कमाने की कोशिश करें। पंचायत को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि यह तो अच्छी बात हुई, फिर इसमें झगड़े की बात कहाँ से आई। पूछने पर सलमान ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मेरा प्रस्ताव सुनते ही अकरम ने भी हाँ में हाँ मिलाई। उसने तो यहाँ तक कहा कि तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। बस इसी तरह बात आगे बढ़ती रही। फिर कुछ सोच विचार कर मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि दो भैंस ही खरीद लूँ। 2-3 घंटे का काम है, उनका दूध दूहूँगा व बेचूँगा। इस पर अकरम बोला कि मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई छोटा सा खेत खरीद लूँ। 3-4 घंटे की मेहनत में इतना तो उग ही जाएगा कि स्कूल की फीस व जेब खर्च निकल आए। उसकी यह बात सुनते ही मेरे मुंह से निकल गया कि यह तो और भी अच्छी बात हुई। मैं तुझे अपनी भैंसों को चारा चराने कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। मैं उन्हें चारा चराने तुम्हारे ही खेत में ले आया करूँगा। बस मेरे इतना कहते ही उसने बड़ी कड़क आवाज़ में इसका विरोध किया। मुझे अपनी भैंसों को चारा चराने कहीं दूर नहीं ले जाने पड़ेंगे। मैं उन्हें चारा चराने तुम्हारे ही खेत में ले आया करूँगा। बस मेरे इतना कहते ही उसने बड़ी कड़क आवाज़ में उसका विरोध किया। उसने स्पष्ट कहा कि खबरदार, जो तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में घुसी। यह सुन मैं भी ताव खा गया और तुरंत बुलंद आवाज़ में कहा, वे चारा चरने तो तुम्हारे ही खेत में जाएगी। मेरे मुख से ऐसा सुन वह बुरी तरह भन्ना गया और उसने धमकी ही दे डाली कि मेरे खेत में तुम्हारी भैंसें घुसी तो उनकी टांगें तोड़ दूंगा। यह सुन मैं भी बुरी तरह क्रोध से भर गया। मैंने चेताते हुए कहा कि मेरी भैंसे को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। बस इसके साथ ही दोनों ने अपना आपा खो दिया और मारपीट पर उतर आए। देखा मेरे उपद्रवों का कमाल। भैंसे अभी खरीदी नहीं है, खेत अभी लिया नहीं है, फिर भी मामूली सी बातचीत में 10 वर्ष पुराने दोस्तों में मारपीट हो गई। मैं कहना यही चाहता हूँ कि इन वर्णित घटनाओं को थोड़ा अपने जीवन में भी खोजें। निश्चित ही आपके भीतर बैठा मैं यानी आपका मन आपसे भी ऐसे उपद्रव करवा ही लेता होऊंगा। और थोड़ा और गौर करोगे तो पाओगे कि वाकई जब मैं उपद्रवों पर उतर आता हूँ तो आपकी तमाम समझदारी व बुद्धिमानी पर ताले पड़ जाते हैं। मेरे द्वारा आप पागलपन करने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। अब यदि एक बार आप मान ले कि मेरे द्वारा किए जाने वाले उपद्रवों पर आपका कोई वश नहीं और उससे आपकी बुद्धि बेमौके भ्रष्ट हो ही जाती है, तो मैं आगे उसके उपायों पर चर्चा करूं, क्योंकि उपचार किया ही उसका जा सकता है जो माने कि हाँ मैं बीमार हूँ। अपने को बेवजह स्वस्थ मानने वाले का तो पकड़कर ज़बरदस्ती इलाज किया नहीं जा सकता है। और आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि मेरे इन उपद्रवों को ना तो आपके कोई उपाय नियंत्रित कर पाए हैं और ना ही इनसे आपको आपकी बुद्धि बचा पाई है, और वहीं इनका निकाल लाने में आपकी शिक्षा व आपका समाज दोनों बुरी तरह फेल हो चुका है। मानना तो यह भी पड़ेगा कि ना तो आपके धर्म और ना आपके शास्त्र ही इसका कोई अस्थायी समाधान खोज पाए हैं, क्योंकि मैं उन सबसे विशाल, स्वतंत्र व अनूठी सत्ता से हूँ। क्योंकि मैं उनसे विशाल, स्वतंत्र व अनूठी सत्ता हूँ।
सो मुझसे बचने के उपाय सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ और मेरी बात भी उसी के काम आएगी जो मेरी बताई बातों में ही इन उपद्रवों से बचने के उपाय खोजेगा। वरना सोचो, विज्ञान के द्वारा प्रदान की गई सारी प्रगति व तमाम सुविधाओं का क्या तुक यदि मन ही उदास व पागल हो। हालांकि इससे पहले कि मेरे उपद्रवों से बचने के उपायों पर चर्चा प्रारंभ करूं, पहले मैं अपनी संरचना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।